हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर यह श्रृंखला चलाई जा रही है और आज एक बेहतरीन वीडियो होगा, एक बेहतरीन सेशन होगा। अगले 10 से 15 मिनट तक आप मुझसे जुड़े रहिए। आने वाले 10 से 15 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आप सीरियसली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले जो प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपी स्पेशल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग उत्तर प्रदेश की जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रचलित क्वेश्चन है, गलत आपसे नहीं होना चाहिए। पूछा गया है उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए, है ना। उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जो सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है, सबसे दक्षिणतम जिला है और साथ ही साथ प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। उत्तर यहाँ पे आपका हो जाना है सोनभद्र, है ना। ऐसा जिला जो सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है, अन्य राज्यों की यहाँ बात की गई है। सोनभद्र आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करती है। जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है, राज्यों की संख्या आपकी होगी 4 और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार बताइएगा, झारखंड बताइएगा, छत्तीसगढ़ बताइएगा और साथ ही साथ एमपी मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इन 4 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है यह जिला, जो कि प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। मतलब इसके दक्षिण में कोई भी यूपी का जिला नहीं है ना। दो विशेषता याद रखिएगा, पहला सबसे दक्षिणतम जिला है, दूसरी चीज क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा जिला, है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर। सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला सोनभद्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र, और इसी सोनभद्र को जो है आप ऊर्जांचल यानी ऊर्जा के अंचल के रूप में भी जानते हैं। तो सोनभद्र से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। प्रश्न मूल आपका यही था कि कौन सा जिला ऐसा है जो कि सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है। उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा सोनभद्र। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, काला घोड़ा महोत्सव, है ना। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इस तरह के रियल क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। मेरिट को डिमेरिट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। काला घोड़ा महोत्सव की अगर बात करिएगा तो उत्तर आपका यहाँ पे होगा महाराष्ट्र, है ना। यह महोत्सव जो है दक्षिण भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मनाया जाता है ना। काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव आपका महाराष्ट्र में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, दोनों में सिमिलर होने की वजह से कंफ्यूजन अक्सर होती है। पूछता महाराष्ट्र है, आप लगाते हैं उत्तर प्रदेश, या पूछेगा उत्तर प्रदेश, आप लगाएंगे महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाए काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे है, उत्तर आपका महाराष्ट्र सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए काला नमक चावल महोत्सव, अगर कुछ ऐसे लिख दिया जाए काला नमक, है ना, काला नमक चावल महोत्सव, अगर ये प्रश्न का स्वरूप आपका हो तब उत्तर आप क्या लगाइएगा, बताइएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर, तराई के क्षेत्र, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये तराई की बेल्ट माने जाते हैं। तराई के क्षेत्र में काला नमक नाम का चावल की एक प्रजाति होती है और इसके उत्पन्न होने की खुशी में जो है तराई के बेल्ट में स्पेशली सिद्धार्थनगर में जो है ये महोत्सव आपका मनाया जाता है ना। तो नाम सिमिलर होने की वजह से प्रॉब्लम आपकी आती है। काला नमक चावल महोत्सव यूपी बताइएगा, काला घोड़ा महोत्सव अगर आपसे पूछा जाता है महाराष्ट्र में, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी 2022 में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे भी मिल जाते हैं। पहली बात तो ये जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। इस्तांबुल, इस्तांबुल कहाँ पड़ता है, तुर्की में, तुर्की, है ना। अब इसे तुर्की के नाम से जाना जाता है। तो तुर्की के शहर इस्तांबुल में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी 2022 का आयोजन किया गया था और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, बता दीजिएगा। चौथा स्थान, है ना। भारत को जो स्थान मिला है इस अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में, चौथा स्थान। और जो इनका सिनेरियो रहा है, 1 गोल्ड, 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक,
के साथ जो है, यानी कुल 3 पदकों के साथ भारत को जो है वह चौथा स्थान मिला है। भारत के रहने वाले हैं, इसलिए भारत की संभावना आपकी यहाँ से ज़्यादा बनती है पूछे जाने की। आयोजन स्थल इस्तांबुल तुर्की बताइएगा। इस प्रतिस्पर्धा में पहला स्थान किसको मिला था? स्वयं तुर्की, मेजबान तुर्की को पहला स्थान मिला था। और रही बात भारत की, तो भारत को चौथा स्थान मिला है। एक स्वर्ण कौन जीता है भारत में, उनका नाम याद रखिएगा, कौन है? तो निकिता जरीन है ना, निकहत जरीन है, सॉरी, इनका नाम याद रखिएगा, निकहत जरीन। ये जो है आपकी तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और भारत के लिए इस प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी निकहत जरीन बताइएगा, तेलंगाना से इनका संबंध होगा, है ना। तो इतनी चीजें अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी 2022 आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है। या तो आयोजन स्थल आपसे पूछा जाए, या भारत का स्थान पूछा जाए, या तो आपसे भारत के लिए गोल्ड मेडलिस्ट कौन रहा है उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अनुमोदन किस समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया था? याद रखिएगा, आधार में स्थित यह समिति आपकी है बलवंत राय मेहता, है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी कमेटी ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करने की वकालत की थी। ये समिति अभी आपका 2 या 3 दिन पहले आपका जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये कमेटी आपसे पूछी गई है, स्थापना वर्ष आपसे पूछा गया है। देखिए कई समितियां आपकी हैं पंचायती राज से, जैसे आपका बलवंत राय मेहता कमेटी आपसे पूछी जाती है 1957 में, अशोक मेहता कमेटी आपसे पूछी जाती है 1977 में, है ना। इस कई तरह की समितियाँ आपकी हैं, तो ये निश्चित रूप से इन समितियों पे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, इसको आपको हर हाल में ध्यान रखना होगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपसे पूछा गया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो बताइएगा, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसका निर्माण किस धातु से होता है? तो कांसा बताइएगा। और यहीं पे मैं एक फैक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे, है ना। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे आप बताएंगे, है ना। फिलहाल प्रश्न ये था कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, उत्तर आपका होगा भारत रत्न, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसे कायदे आजम, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा यहाँ, किसी भी क्वेश्चन आपका बनता है, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में दरार कह लीजिएगा, चाहे जो भी विभाजन के सूत्रधार कह लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना, इनको जो है कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। तो एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और यही नहीं, सरोजनी नायडू ने इनके लिए यानी मोहम्मद अली जिन्ना के लिए एक शब्द प्रयोग किया था, इन्होंने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था या राजदूत कहा था, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कायदे आजम किसका उपनाम है? मोहम्मद अली जिन्ना का। और सरोजनी नायडू के द्वारा इनको कौन सा उपनाम दिया गया है? उत्तर बता दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत या शांतिदूत कह लीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऐसे रेयर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपसे बन जाते हैं, जो मेरिट को डिमेरिट करते हैं। यदि आप कर लिए तो आप मेरिट में एकाएक ऊपर चढ़ जाएंगे, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप क्या हो, मेरिट में डाउन होगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। तो क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? आप मुझे बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को यह दिवस आपको मनाया था, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहीं पे एक फैक्ट मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में प्रश्न आपका अपेक्षित होगा, उत्तर अपेक्षित होगा। क्या बताइएगा कि राष्ट्रीय या विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, किस पर्वतारोही को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है? आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये प्रश्न। बछेंद्री पाल, है ना, पहाड़ों की रानी बछेंद्री पाल आपका यहाँ पे उत्तर सही होगा। और बछेंद्री पाल के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। बछेंद्री पाल जो है भारत की तरफ से
माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही हैं, इनको ध्यान रखिएगा, और इन्हीं को पहाड़ों की रानी भी कहा गया है। संतोष यादव एकमात्र ऐसी महिला, विश्व की एकमात्र ऐसी महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार आरोहण की थी। बछेंद्री पाल पहली बार चढ़ी थी, और एक अरुणिमा सिन्हा का नाम याद रखिएगा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और ये आपकी प्रथम दिव्यांग महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर आरोहण की हैं, है ना। तो इस सब फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इन सबको आपको जो है क्या करना है, नोट करना है, इनका रिवीजन करना है। निश्चित रूप से प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पूछा गया, हंटर कमेटी, हंटर आयोग। हंटर आयोग का संबंध शिक्षा के किस स्तर से है? 3 स्तर होते हैं, शिक्षा के 3 स्तर, प्राथमिक स्तर, मिडिल मध्य स्तर, और एक आपका हाई एजुकेशन यानी उच्च स्तर, है ना। पूछा गया है, ये तो कन्फर्म है कि हंटर आयोग शिक्षा संबंधित है। शिक्षा के किस क्षेत्र से है, यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार, है ना। यह जो आयोग था अंग्रेजों के शासनकाल में आया था 1882, है ना। प्राथमिक शिक्षा इसका जो है उद्देश्य था, और गठन कब हुआ है? 1882 में हंटर आयोग, है ना। हंटर कमेटी और हंटर आयोग में कंफ्यूजन होता है। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है, और हंटर कमेटी यह गठित की गई थी 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा इस हत्याकांड की जांच के लिए। तो हंटर कमेटी अगर पूछा जाए किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और हंटर आयोग किससे संबंधित है? उत्तर आपका होगा प्राथमिक शिक्षा का सुधार, है ना। चलिए विटामिन शब्द के जनक, विटामिन शब्द के जनक 4 विटामिन होते हैं, ए बी और ओ, है ना। जनक कौन है? फंक, काश्मीर फंक, है ना, इनका नाम याद रखिएगा, काश्मीर फंक, है ना। इन्होंने जो है क्या किया था? विटामिन शब्द दिया था। विश्व बाघ दिवस आपसे पूछा गया है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा हमेशा, वनडे एग्जाम का ये जान है, ये प्रश्न जो है वनडे एग्जाम की जान है, हर एग्जाम में आपसे मिलता है। वर्ल्ड टाइगर्स डे या विश्व बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर आपको बताना होगा 29 जुलाई, है ना। 29 जुलाई को आपका विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में पहला बाघ दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2010 में कहाँ मनाया गया था? तो सेंट पीटर्सबर्ग, और ये कहाँ पड़ता है? तो RSA, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में। इतने फैक्ट आपके बाघ दिवस से हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रश्न आपसे बनते हैं, है ना। तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, पहला कब मनाया गया? 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। अब प्रश्न आपसे अपेक्षित होगा, प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा कि बाघ गणना रिपोर्ट, है ना, बाघ गणना रिपोर्ट भारत में या विश्व में जो बाघ गणना रिपोर्ट होती है उसकी मतलब जो रिपोर्ट आती है वो कितने वर्ष के अंतराल पे आती है, वह गैपिंग आपको बताना है ना। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो आपका होगा इस बेहतरीन सेशन का, बाबा साहब के नाम से कौन सा समाज सुधारक जाना जाता है? इंपॉर्टेंट होगा और आप गलत भी नहीं करेंगे, अपेक्षाकृत आसान प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान निर्माता, है ना, और साथ ही साथ ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे। इनके अलावा 6 और मेंबर थे इस कमेटी में। भीमराव अंबेडकर का जन्म महू डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। तो इतनी चीज़ें हैं BR अम्बेडकर के बारे में जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न बताइएगा, भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी किस शहर में स्थित है? भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी किस शहर में स्थित है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा एक बेहतरीन सेशन, उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभकारी होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि। Thanks for joining me.